हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था को। टू द पॉइंट लेक्चर रहेगा। इसके पहले हमने मुंडा शासन व्यवस्था को कंप्लीट किया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। इसके अलावा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल में डेली आपको डेली टारगेट दिया जाता है जेपीएससी से रिलेटेड, और उसका डिस्कशन अगले दिन रात में 9:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर होता है। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स का बिना 1 रुपये खर्च किए हुए तो वहाँ जुड़िए, और जो टारगेट दिया जाता है उसको कंप्लीट कीजिए। उससे तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था में। इसका आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि सब बुक में कॉमन सा बात रहता है, सब बुक में वही बात लिखा हुआ रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ समझाने का और चीज़ें को यहीं याद कराने का। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस फैक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूंगा जहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था नागवंशी का। तो प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और राजा कौन थे? तो राजा थे नागवंशी शासन व्यवस्था के राजा फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय। तो ये ध्यान में रखना है, 64 ईस्वी और फनी मुकुट राय। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी सुतियाम्बे थी। ठीक है, ये तो याद रखना है आपको। तो अभी तक हमने 3 फैक्ट पर बात किया हूँ। एक तो 64 ईस्वी फनी मुकुट राय जो राजा थे, प्रथम राजा थे, और इनका जो राजधानी था फनी मुकुट राय का वो सुतियाम्बे था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये जब राज शासन व्यवस्था चल रहा था तो इसी के दौरान क्या हुआ कि मुगलों का आक्रमण हो गया। ठीक है, जब आक्रमण हो गया तो इनकी जो शासन व्यवस्था में परिवर्तन नजर आने लगा। जब किनका आक्रमण हुआ था? तो मुगल का आक्रमण हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो शासन व्यवस्था जो चल रही थी नागवंशी का, वो थोड़ा सा चेंजिंग नजर आने लगा। और इससे क्या हुआ कि मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना लिया जाने लगा, या फिर नजराना की मांग किया जाने लगा। तो नजराना होता क्या है? अब सवाल ये समझना जरूरी कि आखिर नजराना है था क्या। तो ये एक प्रकार का कर था। ठीक है, एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, नजराना क्या था? एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, ये लिया जाने लगा। कौन ले रहा था? तो मुगल सेना ले रही थी। किससे ले रही थी? नागवंशी राजाओं से ले रही थी। ठीक है, जो बाद में क्या हुआ कि नजराना बाद में क्या हुआ कि चेंज होके एक नियमित व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जिसे माल गुजारी कहा जाने लगा। ठीक है, तो माल गुजारी क्या हो गया कि जो नियमित व्यवस्था में जो टैक्स दिया जाने लगा, पैसा दिया जाने लगा, उसको माल गुजारी कहा जाने लगा। ठीक है, ये कौन दे रहे थे? तो ये नागवंशी शासक ही दे रहे थे, मुगल को दे रहे थे। पहले नजराना दे रहे थे, लेकिन बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में मालगुजारी दिया जाने लगा। ठीक है, और नागवंशी शासन की एक विशेषता थी, जो शासन चलाते थे वो आम रैयत से टैक्स नहीं लेते थे। समझिए बात को। वो क्या करते थे? जो आम रैयत था, उनका जो कॉमन मैन था, या आम रैयत समझ सकते हैं, से कर वसूल नहीं करते थे। इससे क्या होता था कि जो संपूर्ण भार किस में पड़ता था? तो नागवंशी शासन पर ही पड़ने लगा था। ठीक है, अब क्या हुआ ऐसे में ये हुआ कि जो इस तरह ऐसे में क्या हुआ कि जो नियमित मालगुजारी नहीं चुका पाने लगा, क्योंकि टैक्स कौन देता था? टैक्स हो गया था, भार सारा आ गया था जो नागवंशी शासन व्यवस्था पर आ गया था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था पर भार आ गया था, टोटल भार, क्योंकि वो आम रैयत से टैक्स नहीं लेते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि मुगलों को टैक्स चुकाना, मालगुजारी चुकाना में प्रॉब्लम आने लगा। तो 1615 में, ठीक है, याद रखना ये फैक्ट को, 1615 में मुगल शासक जहांगीर, ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखना है, मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल, ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखना है, दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल। ठीक है, तो 1615 में क्या हुआ कि मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया। कितना साल के लिए? 12 साल के लिए। कहाँ रखा गया? तो ग्वालियर के किले में रखा गया। सारा सवाल इस पर से बनते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो टैक्स जो मालगुजारी वो देने में सक्षम नहीं था। तो जहांगीर याद रखना है नाम, दुर्जन साल याद रखना है, बंदी बना लिया कितना? 12 वर्ष के लिए, और ग्वालियर के किले में रखा। बाद में क्या हुआ कि बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल ने 6,000 रुपये के लिए तैयार हो गए कि चलो हम मान गए कि 6,000 रुपये हम मालगुजारी देना स्वीकार कर लिए। 6,000,
मतलब अभी तक हम लोग कहानी क्या समझे कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 64 ईस्वी में। पहले राजा कौन थे? फनी मुकुट राय थे और राजधानी कहाँ थे? सुतियाम्बे। सब कुछ सही कुछ चल रहा था। इसी बीच मुगलों का आक्रमण हो गया, तो नागवंशी शासकों ने नजराना देने पर सहमति बनाई, लेकिन बाद में ये एक नियमित व्यवस्था में परिवर्तित होकर मालगुजारी के रूप से जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। और ये इनकी एक विशेषता थी शासन व्यवस्था में नागवंशी की ओर आम रैयत से टैक्स नहीं लेते थे, जिसके कारण संपूर्ण भार नागवंशी शासकों पर शासन पर पड़ने लगा। ऐसे में क्या हुआ कि वो नियमित मालगुजारी चुकाने में सक्षम नहीं रह सके और 1615 में मुगल शासक जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 साल के लिए ग्वालियर किले में रख दिया, लेकिन बाद में सहमति बनी तो दुर्जन साल को छोड़ दिया गया। और लेकिन 6,000 रुपया, ये ध्यान में रखना, 6,000 पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 6,000 पर रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया गया, तो उसके अनुसार से अब क्या हुआ? अब जब उन्हें छोड़ दिया गया तो टैक्स फिर किससे लेंगे? तो अब बोले कि अब तो आम जनता से टैक्स लेंगे हम लोग। ठीक है, तो नागवंशी राजाओं ने अब क्या हुआ, आम जनता से कर लेना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अब कैसे होगा? इसकी किसी को तो जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी, तो पढ़ा को दिया गया। ठीक है, पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। ठीक है, टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी किसको दी गई? पढ़ा के प्रमुख मानकी को दी गई। ठीक है, मानकी को दी गई, भैया टैक्स वसूलो तुम। ठीक है, मानकी। इन मानकियों को नागवंशी शासक में क्या बोलते थे? भूइयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल भी इससे पूछा गया, भूइयर। ये ध्यान में रखना, भूइयर। ठीक है, भूइयर। फिर से बताना चाहता हूँ कि जो नागवंशी शासकों ने आम जनता से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया, और इस वसूलने की जिम्मेवारी किसको दी? पढ़ा के प्रमुख मानकी को, और मानकियों को नागवंशी शासन में भूइयर कहा गया। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब आगे समझते हैं कि जो मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से पहले जागीरदार रखे गए, और इनके द्वारा मुगल बादशाह द्वारा मांगे जाने पर मालगुजारी दी जाती थी। ठीक है, और अनियमित मालगुजारी को नजराना कहते हैं, ये तो जानते ही हम लोग। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे समय बीतने लगा, 1765 का समय आ गया। ठीक है, अब समय आ गया 1765 का। पता है कि दीवानी अधिकार कंपनी के पास था। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक अब किसके प्रति जिम्मेवारी हो गए? तो पटना काउंसिल के प्रति। ठीक है, पटना काउंसिल के प्रति। इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रति उत्तरदायी हो गए थे। अब क्या हुआ कि जब फोर्ट विलियम को, इनका ये ध्यान में रखना है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेवारी दी गई, क्योंकि 1765 में क्या हुआ कि दीवानी अधिकार मिल गए, और जो नागवंशी शासक थे पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए, और फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेवारी दी गई। ठीक है, ऐसा ये चलता रहा। अब 1773 में फिर एक सिचुएशन आता है कि विटली को कलेक्टर बना दिया गया। ठीक है, विटली को 1773 में, और फिर उसे ही सौंपा गया कि भैया टैक्स तुम वसूल लो। ठीक है, तो फिर आता है क्रम 1780 का। ठीक है, 1765 का बात कर लिए, 73 का बात कर लिए, अब 1780 का हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा। ठीक है, छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा। ठीक है, इसको मिलाकर क्या बना दिया गया? रामगढ़ हिल ट्रैक बना दिया गया। तो एक सवाल बन गया कि रामगढ़ हिल ट्रैक कब बनाया गया? 1780। किसको किसको मिलाकर? तो छोटा नागपुर हो गया, खास हो गया, रामगढ़ हो गया, चतरा को मिलाकर। ठीक है, इसका संचालन करा था कौन? तो चैपमैन। याद रखना आपको नाम, चैपमैन। ठीक है, चैपमैन। यहाँ फिर से लिख देता हूँ, चैपमैन। ठीक है, चैपमैन। ये हो गया, विषय दे दिया गया। और 93 में पता है सबको अस्थायी बंदोबस्त लागू हो गया, तो जो जागीरदारी प्रथा थी वो चेंज होके जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था फिर समाप्त हो गई, और फिर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से क्रम चला नागवंशी शासन व्यवस्था का। हम लोग देखें कि क्या उनका इतिहास था। अब थोड़ा सा जो उनमें शासन व्यवस्था का जो कुछ प्रमुख पद है वो हम लोग देख लेते हैं। महतो। ठीक है, महतो पूछा जाएगा डायरेक्ट सवाल कि महतो कौन थे? तो महतो अपने गांव के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, गांव के प्रमुख व्यक्ति थे महतो। ठीक है, गांव के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो महतो। और ये ध्यान में रखना, महतो गांव के प्रमुख व्यक्ति थे। भंडारी कौन थे? भंडारी, भंडारी हो गया आपका
राजा के गांव में खेती करने, राजा के गांव में क्या करते थे, खेती करने, ठीक है। या फिर जब खेती करेंगे तो अनाज का भंडारण भी करेंगे, तो ऐसे भी रख सकते हो याद, अनाज का भंडारण के लिए उत्तरदायी थे। तो भंडारी याद रखना है कि गांव गांव में खेती, राजा के गांव में खेती, अनाज के भंडारण, ये हो गया हम लोग महतो देख लिए, भंडारी देख लिए, भूइयर देख रहे, भूइयर भूइयर हो गया कि मालगुजारी वसूलने का काम करते थे ये, और इनके पास अधिकार था न्यायिक और राजनीतिक अधिकार, ठीक है। पाहन पता है कि धार्मिक कार्य को संचालन करते थे पाहन, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, महतो देख लिए, ठीक है, महतो देख लिए एक, उसके बाद देख लिए भंडारी देख लिए, भंडारी, भूइयर देख लिए, ठीक है, भूइयर देख लिए हम लोग, पाहन देख लिए, ठीक है, पाहन धार्मिक कार्य, ठीक है। अब महाराजा, नागवंशी शासन व्यवस्था को लागू करने पर राजा को महाराजा शब्द से संबोधित किया गया, तो ये कॉमन सा बात है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दीवान, यहाँ याद रखना है कि दीवान यहाँ पे है ना, यहाँ पे दीवान को क्या पावर था, वित्तीय प्रमुख था, ठीक है, प्रमुख, फिनेंशियल पावर था यहाँ पे, वित्तीय, ठीक है, वित्तीय फिनेंशियल पावर था दीवान को, ठीक है। और वित्तीय लेन देन का सारा काम की जिम्मेवारी इन्हीं को था, दीवान को। दीवान मतलब वित्तीय, तो याद ही रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पांडे, यहाँ पांडे क्या थे, यहाँ पांडे हो गया कि जो पढ़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णय को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी थी पांडे को, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक नीचे दिया हो गया, और कमेंट कीजिए ताकि इस तरह से और सब वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।